हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फर्स्ट क्लास एकदम। चलिए भाई, आज बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के बारे में पूरा डिस्कशन करवा दिया मैथ्स के समुच्चय वाले चैप्टर में। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, उप समुच्चय। अभी जो अपना नया आर्टिकल है वो क्या है, उप समुच्चय है, ठीक है ना। उप समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स किसका, वाई का सबसेट है, एक सबसेट ऑफ वाई। इस तरीके से जो सबसेट का सिंबल है वो ऐसा बना देंगे, इस तरीके से हमें सिंबल उसका बनाना है, ठीक है ना। जैसे इसने लिखा, नीचे दिए गए समुच्चय पर विचार कीजिए। एक्स आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। अब जो एक्स है वो हमारे पास विद्यालय के सभी विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए 500 बच्चे हैं, ठीक है ना। वाई आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थी, अब वाई जो है उस कक्षा के विद्यार्थी मतलब उसमें 50 हो गए, तो 500 बच्चों के अंदर वो 50 बच्चे भी आ गए, 500 बच्चों के अंदर वो 50 बच्चे भी आ गए। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि y का जो प्रत्येक अवयव है, y का जो प्रत्येक अवयव है वो x का भी क्या है, अवयव है। तो हम कह सकते हैं क्या कि एक समुच्चय x का एक समुच्चय है, क्या जो y है वो x का क्या है, समुच्चय है। y क्या है, इसका एक x का क्या है, एक समुच्चय है। और इसको हम इस वाले प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कथन, इसको एक समुच्चय ही बोल सकते हैं या फिर अंतर्विष्ट भी बोल सकते हैं। तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का एक क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा कि y का जो प्रत्येक अवयव है वो x के अंदर भी उपस्थित है, ठीक है ना। या फिर x का जो y का जो प्रत्येक अवयव किसके अंदर उपस्थित है, x के अंदर उपस्थित है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास उप समुच्चय कहलाता है। चलिए भाई आगे बात करते हैं इसकी परिभाषा में। क्या लिखा, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, किसका, ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए और बी का उप समुच्चय कहलाता है। मतलब ए के अंदर जितने भी अवयव है वो सभी की सभी किस में उपस्थित है, बी के अंदर उपस्थित है। तो उसको क्या लिख सकते हो, ए समुच्चय ऑफ बी। इस ए के सारे अवयव इसके अंदर उपस्थित होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, ए बी का क्या है, एक उप समुच्चय है। दूसरे शब्दों में, ये परिभाषा याद रखिएगा, दूसरे शब्दों में ए बी का उपसमुच्चय जब ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी। भाई जो स्मॉल है छोटा वाला वो कैपिटल ए को भी बिलोंग करता है, जो छोटा वाला है वो कैपिटल बड़े बी को भी बिलोंग करता है, ठीक है ना। बहुधा इसका प्रतीक, ये जो चिन्ह होता है इसका याद रखना, जिसका अर्थ होता है तात्पर्य। क्या होता है, तात्पर्य। मतलब क्या है कि अगर ए बी का क्या है, उप समुच्चय, तो इसका मतलब ये जो स्मॉल है वो ए को भी बिलोंग करेगा और उसके तात्पर्य से वो बी को भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तात्पर्य है, ठीक है ना, या टेंस टू आ जाएगा, ये ए बिलोंग्स टू बी आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ए बी को जो ए है ये जो कैपिटल ए में भी उपस्थित है और ये जो ए है ये बी के अंदर भी उपस्थित है, तो दोनों के अंदर सेम अवयव उपस्थित है। तो ए क्या कहलाएगा, कैपिटल वाला ए, बी का क्या कहलाएगा, एक उप समुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर बेसिक बातें, और जैसे यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, ये वापस से फ्रीज हो जाएगा, एक सेकेंड है ना। लॉक हो गई भाई, स्क्रीन लॉक हो गई, वापस से लॉक हो गई। यहाँ पर आता हूँ मैं, स्क्रीन क्या हो गई जी, लॉक हो गई जी। इसको अनलॉक कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ आ गई मेरे पास, ये यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, ठीक है ना। क्या हमें ध्यान देना चाहिए कि ए को बी का एक समुच्चय होने के लिए केवल मात्र एक यह आवश्यकता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। ए का प्रत्येक अवयव किसमें, बी में। यह संभव है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो या ना हो। भाई जरूरी नहीं है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, लेकिन ए अगर बी का समुच्चय है, उप समुच्चय है, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, हो या ना हो। यदि ऐसा होता है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में भी है, मतलब ए के अंदर जितना अवयव है उतने बी में भी उपस्थित है, ठीक है। इसको मैं बेसिकली बोर्ड पे समझाता हूँ, क्या चीज़ आएगी यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए ए मेरे पास कोई एक समुच्चय है, उसके अंदर एलिमेंट लिखा 1 2 3 और 4, और ऐसे ही कैसे मैंने बी मान लिया, उसको मैंने लिखा क्या, एक तो 2 3 और 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको 2 3 4 नहीं, इसको 1 2 3 4 ही लिख लेता मैं, इसको लिख लेता हूँ 3 4 1 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ए जो है वो बी का क्या है, उप समुच्चय है, ए बी का क्या है, उप समुच्चय। ध्यान से देखो तो ए के जितने भी अवयव है, भाई क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 और 4, वो बी के अंदर भी उपस्थित है,
3 4 1 2, उनका क्रम कुछ भी हो सकता है। तो बी के ए के जितने भी अवयव है वो बी के अंदर भी क्या है, उपस्थित है। तो वो क्या कहलाता है मेरे पास, ए बी का उपसमुच्चय। दूसरी बात जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, मैं इसको ऐसा भी लिखता हूँ, बी उपसमुच्चय है किसका, ए का। बी भी क्या है, ए का उपसमुच्चय। क्यों, क्योंकि इस बी के जितने भी अवयव है ये सभी के सभी भी इसी के अंदर क्या है, उपस्थित है। इसके अंदर जितने भी अवयव है सभी के सभी उस ए वाले में भी उपस्थित है, क्योंकि 3 4 1 2 इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो बी है वो ए का भी क्या कहलाएगा, एक तरह से उपसमुच्चय कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसने पॉइंट में वही डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है ना। क्या डिस्कस किया है, ये चीज़ यहाँ पर ये लिखा उसने क्या, कि संभव है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो या ना हो। और दूसरा, यदि बी का प्रत्येक अवयव ए में भी है तो बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। मतलब बी ए का भी क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय। इस दशा में ए और बी क्या कहलाते हैं हमारे पास, समान समुच्चय। ये मैंने आपको लिखवा दिया पहले कि समान, भाई जितने अवयव ए में उपस्थित है उतने बी में भी है। ए बी का भी उपसमुच्चय है और बी ए का भी उपसमुच्चय है। तो इस प्रकार हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी का भी उपसमुच्चय है या फिर बी ए का भी उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर ये वाला साइन का हम यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं हम या टू वे, इसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्लीकेशन। प्राय यदि और केवल यदि पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, कि यदि और केवल यदि अगर ए बी का और बी ए का, ए बी का उपसमुच्चय और बी ए का उपसमुच्चय है, तो यदि और केवल यदि ए क्या हो सकता है, बी। मतलब ए और बी क्या होंगे, समान समुच्चय। अगर ए और बी समान समुच्चय होंगे जब ही आपके पास ए बी का उपसमुच्चय और बी ए का उपसमुच्चय होगा, ठीक है ना। या संक्षेप में इसे इफ, IFF ये भी लिखते हैं ना, लिखते हैं। तो ये बात याद रखना भाई। चलिए नीचे बात करते हैं, कोई भी समुच्चय है वो उसका खुद का उपसमुच्चय हो सकता है, ये लिखा। निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी एक उपसमुच्चय होता है। अर्थात ए मेरे पास कोई अगर समुच्चय दे रखा है तो उसका दूसरा जो समुच्चय ए है वो उसका भी उपसमुच्चय हो सकता है। एक समुच्चय ए उसी का उपसमुच्चय हो सकता है, ठीक है ना। चूँकि रिक्त समुच्चय फाई में कोई अवयव नहीं होता है, अतः हम इस बात से सहमत हैं कि फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। हर एक समुच्चय का फाई क्या हो सकता है, उपसमुच्चय हो सकता है, क्योंकि उसको हम बोलते हैं क्या, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। चलिए कुछ बातें, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब परिमेय संख्या जो आती है वो आर के अंदर आती है, वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो परिमेय संख्या जितनी भी आएगी वो एक वास्तविक संख्याओं का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, क्योंकि सारी परिमेय संख्याएं किसके अंदर, इस आर के अंदर आएगी, ठीक है ना। जैसे लिखा उदाहरण दूसरा दे रखा है, संख्या 56 के सभी भाजकों का, अब 56 के जितने भी भाजक आएंगे का समुच्चय है, और बी संख्या 56 के सभी अभाज्य भाजकों का समुच्चय है। यदि बी ए का एक समुच्चय है तो हम लिखते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए आ जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, बी के जितने भी अवयव वो सभी ए के अंदर उपस्थित है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका एक उपसमुच्चय कहलाएगा। चलिए भाई यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो गई। और भी इसमें मैं बता देता हूँ, 4 नंबर वाला बता देता हूँ। ये मान लीजिए कि AEIO ये लिखा, अब और एक हो गया बी हो, तो ए बी का एक उपसमुच्चय नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि ए के जितने भी अवयव वो बी के अंदर उपस्थित नहीं है, केवल ए ही उपस्थित है। तो जो ए कहलाएगा, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ऐसे बीच में से कट कर देना ना, तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। मान लीजिए ए और बी दो उपसमुच्चय है, यदि ए बी का उपसमुच्चय तथा ए बी के बराबर नहीं है, भाई ए बी का उपसमुच्चय है लेकिन उसके बराबर आपस में नहीं है, तो ए और बी का उचित समुच्चय कहलाता है। उसको क्या बोलेंगे हम, उचित समुच्चय। अगर वो समान आ गए, अगर ए और बी क्या हो गए, समान समुच्चय आ गए, तो उसमें हम क्या करते हैं, यदि और केवल यदि वाला लगाते हैं। लेकिन अगर ए बी का उपसमुच्चय है और वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, भाई अवयव बराबर नहीं है या फिर जो अवयव सदस्यों की संख्या बराबर नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, उचित समुच्चय। और बी ए का क्या कहलाएगा, एक अधिसमुच्चय कहलाता है। ये दोनों बात याद रखना, खाली स्थान में इससे पूछ सकते हैं हम, ठीक है ना। नीचे एक लिखा अच्छा पॉइंट, ये यदि ए के अंदर क्या लिखा भाई, देखो ए के अंदर क्या दे रखा 1 2 3 और बी के अंदर क्या दे रखा 1 2 3 4 का एक उचित उपसमुच्चय है, क्योंकि ए के सारे अवयव इसके अंदर उपस्थित है, ठीक है ना। तो ए बी का क्या कहलाएगा, एक उचित आपका कहलाएगा उचित उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन ए के अंदर जितने अवयव है वो बी के अंदर अवयवों के बराबर नहीं है, क्योंकि ए के अंदर 3 आ रहे, बी के अंदर 4 आ रहे, ए के अंदर 4 नहीं आ रहा है। यदि समुच्चय ए में केवल एक अवयव हो तो हम इसे एक एकल समुच्चय कहते हैं, मतलब कितना आ जाए, केवल एक ही अवयव आ जाए, जैसे ये, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक एकल समुच्चय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बेसिक बातें हो गई हमारे पास।
चलिए उदाहरण में क्या दे रखा है, पहला उदाहरण, यदि फाई नीचे दिए गए उपसमुच्चयों पर विचार कीजिए। देखिए भाई, पहला क्या लिखा, प्रत्येक फाई, हाँ फाई पहला लिखा ए में क्या दे रखा 1 और 3, बी में लिखा 1 5 9 और इसमें लिखा सी। तो फाई बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फाई जो वो सभी का क्या कहलाएगा, एक उपसमुच्चय, क्योंकि फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय मतलब वो ना हो। तो यहाँ पर पहला हो गया, ये इसका क्या कहलाएगा, एक उपसमुच्चय कहलाएगा। ए बी का उपसमुच्चय है क्या भाई, ए के सारे अवयव बी के अंदर उपस्थित है क्या, नहीं है, तो ये इसका एक उपसमुच्चय नहीं है। ए सी का है क्या भाई, ए के अंदर 1 और 3 आ रहा है, तो सी के अंदर भी 1 और 3 आ रहा है, हाँ ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है, बी में ए 1 5 9 आ रहा है और इसमें भी 1 5 9 आ रहा है, तो बी सी का भी क्या कहला जाएगा, उपसमुच्चय कहला जाएगा। ठीक है, ये सारी बात यहाँ पे लिखी है, तो यहाँ पर बी वाला नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। चलिए सवाल नंबर उदाहरण 10 खुद ही कर सकते हैं आप। ठीक है ना, क्या दे रखा है कि यहाँ पर ए आई ओ दे रखा है और ए बी सी डी, ए बी का एक उपसमुच्चय है, नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि ए के सारे अवयव बी के अंदर उपस्थित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे स्वर है और यहाँ स्वर के साथ व्यंजन भी आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो सारे स्वर बी के अंदर उपस्थित नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसमें, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। बी ए का है क्या, वो भी नहीं है, क्योंकि बी के सारे अवयव भी ए के अंदर उपस्थित नहीं है। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, ये आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है हमारे पास। तो वास्तविक संख्याओं में उपसमुच्चय बनेंगे, पहला जितनी भी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आ गया वो सारी पूर्णांक संख्याओं के अंदर उपस्थित होते हैं। अब पूर्णांक संख्या ऋणात्मक से लेकर धनात्मक होती है, तो हम यहाँ से एक पॉइंट तो लिख सकते हैं कि ये जो आएगा ये एन क्या होगा, z का जो n आएगा वो z का क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा, क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्याएं आती है वो सारी इस पूर्णांक संख्याओं के अंदर उपस्थित होती है। भाई 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्या इसमें उपस्थित होती है, किसमें, पूर्णांक संख्याओं में, और 1 से लेकर अनंत तक वाली संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, फिर परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अब परिमेय संख्या में p/q के फॉर्म में, तो जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सब मैंने बता दिया आपको परिमेय संख्या क्या होती है। तो नीचे आ जाइए, q उन सभी प्राकृत संख्या, उन सभी संख्याओं का समुच्चय इस प्रकार है। ठीक है, ये तो सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। नीचे आ जाओ, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से निरूपित करते हैं। ठीक है ना, याद रखना, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, कौन कौन सी, जितनी भी अंडर रूट के अंदर, करनी के अंदर जो चीज़ें आती है, पाई के साथ एक और चीज़ लिखना, ई को बोलते हैं चरघातांकी फलन, तो ये सारी कैसी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरी बात क्या कहलाते हैं, यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं होती, शब्द की क्या होती है, कोई भी वर्ड की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो वो क्या कहलाएगी, हमारे पास अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये याद रखना, ये ऑर्डर पूरा याद रखना। जो n है वो z का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। जो z है वो सारी परिमेय संख्याओं का कहलाएगा, ये तीनों में हो सकता है रिलेशन। फिर जितनी भी परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय बनेगी, जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो सारी वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय बनेगी। लेकिन जितनी वास्तविक संख्या है, सॉरी जितनी प्राकृत संख्या है वो कभी भी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय नहीं बनेगी, जितनी भी प्राकृत संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 आता है, और अपरिमेय संख्या में करनी के अंदर वाली संख्याएं या फिर दशमलव में आने वाली संख्याएं भी आती है। तो सारी प्राकृत संख्याएं टी का एक उपसमुच्चय नहीं है। तो ये जितने भी इसमें फंडे लिखे हैं ये सारे याद रखना, इस पर अलग अलग ब्रैकेट कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ठीक है ना, एक ये पूरा पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है ना, एक ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, एक ये वाला, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ याद रखिएगा। चलिए भाई, इसके बाद का जो आर्टिकल आ रहा है ये इंटरवल आर के उपसमुच्चयों के लिए। अब जो इंटरवल्स आते हैं, जो ब्रैकेट आते हैं, इसमें ब्रैकेट पढ़ाऊंगा, कोष्टक कितने टाइप के होते हैं, एक ओपन खुला अंतराल आता है, एक बंद अंतराल आता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए भाई, यहाँ पर दोनों चीज़ें मैं आपको इसमें दोनों चीज़ समझा देता हूँ। देखिए इसमें लिखा वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु भी होते हैं, संवृत या फिर उसको बंद अंतराल कहते हैं, और प्रतीक उसको इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपको बताना है एक पेज लेके। और एक होता है बंद, ये होता है हमारे पास बंद अंतराल, और एक आ गया हमारे पास क्या, खुला अंतराल। ठीक है ना, जिसको ए अंतर्विष्ट या ए अंतर्विष्ट है किंतु बी क्या, अंतर्वर्जित है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दोनों अंतराल के बारे में समझा देता हूँ, एक खुला अंतराल क्या होता है और बंद अंतराल क्या होता है। ठीक है, एक खुला अंतराल क्या होता है और एक बंद अंतराल क्या होता है, ये दोनों चीज़ हम देख लेते हैं। इसमें कुछ अलग नाम तो नहीं दे रखा है, नहीं भाई, खुला अंतराल। देखिए मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये जो अंतराल होता है ये खुला होता है, ये बंद होता है, इसको सेमी, अर्ध
खुला अंतराल, और इसको अर्ध बंद अंतराल कहते हैं। इसके नाम पहले देख लेते हैं हम क्या है। एक खुला अंतराल, एक तरह से खुला एक खुला अंतराल बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो गया, खुला अंतराल हो गया, ये बंद अंतराल हो गया, और एक क्या हो गया, खुला अंतराल। हाँ, विवृत अंतराल या फिर, हाँ इसको देखिए, दोनों के नाम याद रखना जरा, मैं इसको पेज में समझा रहा हूँ। विवृत अंतराल, विवृत अंतराल या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से खुला अंतराल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खुला अंतराल भी बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास क्या आता है, संवृत्त आता है, ये लिखा था संवृत्त, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मैं इधर समझाता हूँ इस पे बोर्ड के ऊपर, ठीक है। याद रखिएगा, एक खुला अंतराल आता है और एक बंद अंतराल आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंद अंतराल की। किसके बारे में बात करते हैं, बंद अंतराल। ये काफ़ी काम का टॉपिक है, क्योंकि अगर आप फलन पढ़ेंगे तो फलन के अंदर ये सारी चीज़ें आने वाली है। तो लिखना बंद अंतराल, बंद अंतराल, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, संवृत्त, संवृत्त अंतराल। क्या बोलते हैं, संवृत्त अंतराल। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई बिंदु है। पहली बात तो इसको इस वाले ब्रैकेट के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, ये वाला, ये दोनों तरीके से ऐसे कोष्टक लगेंगे, ठीक है ना। तो ये किसका सिंबल है प्रदर्शित कर रहे हैं, एक तरीके से बंद अंतराल का, कि दोनों तरफ से बंद है, ठीक है ना। अब मेरे पास कोई नंबर लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें लिखा 1 और एक तरफ लिखा मैंने 4। इस बंद का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास अवयव लिखे हैं 1 और 4, तो 1 से लेकर 4 तक के और 1 और 4 ये सभी उस फलन के अंदर क्या है, शामिल होंगे, या जिसमें भी हमें ये वैल्यू रखनी है। तो 1 और 1 से लेकर 4 और खुद 4 सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर लेनी है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई फलन ले लिया मैंने 2x + 4, और वो इस बंद अंतराल के अंदर उपस्थित है। तो इसके अंदर मैं 1 भी रखूँगा, 1.1 भी रखूँगा, 1.2 भी रखूँगा, ऐसे लेके 3.99 और खुद 4, ये सारी वैल्यू को क्या करूँगा मैं इसके अंदर पुट करूँगा, मतलब इसके अंदर रख सकता हूँ। तो वो क्या कहलाता है, बंद अंतराल। बंद अंतराल का मतलब 1 और 4 के बीच में आने वाले सारे अवयव और आखिरी के 1 और 4 वो सारे क्या कहलाते हैं, बंद अंतराल के अंदर कहलाते हैं। मतलब वो भी हम किसी फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, रखेंगे वैल्यू को, ठीक है भाई। अगर इसको ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करूं तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, यहाँ पर ये बंद अंतराल, और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर इसको मैं ए और बी पे लिख देता हूँ, ए और बी। इसको ग्राफ में अगर मैं प्रदर्शित करता हूँ नंबर लाइन पर, तो यहाँ पर मैंने लिखा ए, ये पूरा डार्क करना है अपने को, है ना, और ये बी वाला भी क्या करना है, डार्क करना है। मतलब यहाँ पर ए का ए भी आएगा और ए से लेकर बी तक का, ये ए हो गया, और ये बी वाला, ए वाला वैल्यू और बी वाला वैल्यू ये भी उसके अंदर उपस्थित रहेगा किसी भी फलन के अंदर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर 1 भी उपस्थित है, 4 भी उपस्थित है, और इसके बीच में आने वाले जितने भी नंबर है वो सभी उसमें उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन याद रखना। इसको इसमें सिंबॉलिक में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई x के 2 मान है, तो बंद अंतराल में एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये सिंबल लगेंगे, लेस देन और बराबर का दोनों लगेंगे। ये b से छोटा या बराबर होगा और a से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा। जब भी बंद अंतराल की बात होगी तो हमारे पास इसका हमें यूज़ करना है। ये x का कोई मान है, एक मान a और एक b है, तो वो इस b से छोटा भी हो सकता है, इस b से छोटा या फिर बराबर भी हो सकता है, और इस a से बड़ा या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। तो बंद अंतराल की जब भी बात आएगी वहाँ पर बराबर का या छोटा या बड़े का साइन यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी। चलिए ये सारी बातें क्लियर है, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ खुला अंतराल। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए किसके बारे में, खुला अंतराल के बारे में। खुला अंतराल, और खुले अंतराल को हम क्या बोलते हैं, विवृत, विवृत अंतराल, है ना। ये नाम याद रखना हिंदी में। वैसे तो यूँ तो इसको अपन खुले को ओपन बोलते हैं, अंतराल, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, विवृत अंतराल। इस विवृत अंतराल को हम प्रदर्शित करते हैं किसके द्वारा, इस वाले सिंबल के द्वारा, ठीक है ना। ये इस तरह का ब्रैकेट हम बनाएंगे, ये वाला जो ब्रैकेट आता है वो क्या कहलाता है, खुला अंतराल। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए खुला अंतराल लिखा, इसमें मैंने लिखा कोई वैल्यू 1 लिखा और 1 लिखा 4। अब 1 से लेके 4 के बीच के जितने भी नंबर आ रहे हैं, मतलब 1.1, 1.11111, ठीक है ना, या 1.0000 इनफाइनाइट तक 1, वो वैल्यू किसी भी फलन को प्रदर्शित कर सकते हैं, किसी भी फलन में उसको रख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट 1 मतलब पूर्ण अंक 1 और पूर्ण अंक 4 इसको मैं नहीं काउंट करूँगा, इसको मैं नहीं लूँगा, ठीक है ना। मतलब
ये लिखा मैंने ए और ये लिखा बी। तो अकेला ए और अकेला बी या फिर अकेला 1 और 4 इसको मैं नहीं लूँगा। इसके बीच में आने वाले जितने भी नंबर रहेंगे उन सबको मैं किसी भी फलन या समीकरण के अंदर रख सकता हूँ। ग्राफ में अगर देखें हम तो यहाँ पर देखो मैंने ये ए लिख दिया, यहाँ पर मैंने बी लिख दिया। अब ए और बी नहीं आना चाहिए तो ए के ऊपर भी ऐसा सर्कल बना लिया। हमने इसके पहले वाले में क्या करा था भाई, देखो इसके पहले वाले में मैंने ये ए वाला इसको मैं ऐसे बना देता हूँ तो ज़्यादा आपको सही रहेगा। ये ए लिखा, ये बी लिखा, इस ए के ऊपर पूरा डार्क बना देता हूँ और इस बी के ऊपर ही पूरा ये पूरा फिल है ना। और लाइन कहाँ जा रही है मेरी, ए से लेकर बी तक जा रही है ये। तो ए से लेके बी तक के सारे नंबर और अकेला ए और अकेला बी ये दोनों भी इसके अंदर क्या उपस्थित हैं। लेकिन वही बात मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर इसके ऊपर ये पूरा ओपन बना रखा है, पूरा ये खाली बना रखा है ना। तो इसका मतलब ए और बी उपस्थित नहीं होंगे, उसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी इसके अंदर क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो ये क्या कहलाता है मेरे पास, खुला अंतराल। इस जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू आ गई मेरे पास एक्स के लिए तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, बी से छोटा और ए से बड़ा। बी से छोटा और ए से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब यहाँ ए और बी के बराबर का साइन हम नहीं लेंगे, ए और बी के बराबर का चिन्ह नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ए और बी इसके अंदर उपस्थित नहीं है, उसके बीच के जितने भी नंबर आ रहे हैं। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ना, 1 से बड़ा मतलब 1.0000 जो भी, और 4 से छोटा 3.999 डॉट डॉट अनंत तक, 4 पर कभी नहीं जाएंगे हम। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं ले सकता हूँ, पर अकेला सिंगल 1 और एक अकेला 4 ये कभी भी नहीं लूँगा। तो ये क्या कहलाता है मेरे पास, खुला अंतराल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, खुला अंतराल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक खुला अंतराल या एक बंद अंतराल। तो देखिए एक लिखते हैं हम, तीसरा वाला इसको बोलते हैं एक खुला अंतराल। खुला अंतराल, एक खुला अंतराल, एक तरफ लिख लेता हूं एक बंद अंतराल। एक बंद अंतराल, ठीक है ना। एक खुला अंतराल आता है, एक बंद अंतराल आता है। खुला अंतराल है मतलब एक तरफ से क्या बंद रहेगा, तो एक तरफ तो ये रहेगा और एक तरफ ऐसा ब्रैकेट लगेगा। मतलब इसमें ऐसा लिखता हूँ मैं, एक तरफ ए आ जाए और एक तरफ बी आ जाए। तो किसी भी संख्या के अंदर या किसी भी समीकरण में ए तो रख सकता हूँ लेकिन बी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर ऐसा ये वाला जो कोष्टक लगा है, ये वाला अगर आ जाता है ब्रैकेट, तो उसका मतलब वो अंक हमें नहीं लेना, उससे छोटा चलेगा। मतलब एग्जैक्ट बी, एक पूर्ण अंक बी नहीं लेंगे, उससे छोटा ले लेंगे। ठीक है ना। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे हम, किसी नंबर लाइन के ऊपर या फिर इक्वेशन नंबर लाइन लिख लेना हम। तो ये मैंने ए लिखा, ये मैंने बी लिखा। अब ए के ऊपर तो मैंने पूरा सर्कल भर दिया और बी के ऊपर क्या रखा, खुला रखा। तो क्योंकि भाई ए वाला नंबर उसके अंदर आ रहा है लेकिन बी वाला नंबर उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो ए हमारे पास बंद है और बी वाला क्या है, खुला है। अगर इसको इक्वेशन में लिखूं तो ए के ऊपर तो केवल छोटा वाला साइन लगेगा, लेकिन बी वाले के ऊपर छोटा वाला साइन लगेगा, लेकिन ए वाले के ऊपर देखिए बंद अंतराल आ रहा है, तो ये छोटा और बराबर का दोनों सिंबल लिखेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, एक खुला अंतराल। मतलब एक तरफ से ये क्या है, खुला है। सेम कहानी यहाँ पर एक तरफ से बंद है, तो मैंने इधर से खुला कर दिया और इधर से क्या कर दिया, बंद कर दिया। यहाँ पर ये लिखा ए और ये लिखा बी, बी के ऊपर बंद लगा दिया। अब यहाँ पर लाइन के ऊपर ये ए लिखा, ये बी लिखा। तो ए के ऊपर खुला है तो यहाँ पर सर्कल, और बी के ऊपर क्या है, बंद है। बी के ऊपर पूरी तरीके से क्या है भाई, ये बंद है ना। मतलब बी वाली वैल्यू उसके अंदर उपस्थित है, तो बी पर मैंने डार्क मार्क कर दिया। और इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिखता हूँ मैं इसको, x का मान b के ऊपर छोटा या बराबर और b से केवल बड़ा। तो देखिए ये इस तरीके से किसी भी वैल्यू को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये उससे बड़ा होगा और बड़ा ही होगा, केवल बराबर के साइन नहीं लेंगे, लेकिन ये b के बराबर या फिर उससे छोटा भी हो सकता है। तो ये चारों अंतराल मैंने आपको समझा दिए 1 बाय 1, ठीक है ना। तो चारों अंतराल को बड़े ढंग से याद रखिएगा, ये आगे जो फलन चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें बड़े काम की चीज़ आने वाली है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, वापस से हमारी PDF पे आ जाते हैं ये चीज़। तो ये सारी जो बातें हैं अंतराल वाली मैंने आपको प्रदर्शित कर दी है। वास्तविक संख्या में अगर मैं बात करूं तो एक बात ध्यान रखना, ये माइनस अनंत और प्लस अनंत इसके ऊपर हमेशा खुला अंतराल लगता है, क्योंकि अनंत मतलब कोई उसका अंत ही नहीं, कहीं तक भी वो जा रहा है। ठीक है ना। तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत हमेशा इसके ऊपर कैसा लगेगा, एक तरह से खुला अंतराल लगेगा। ठीक है,
चलिए भाई, ये सारी बातें जो अभी मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें यहाँ दे रखी है। देखिए ये खुला अंतराल के लिए, ये बंद अंतराल के लिए डार्क कर रखा ना, ये एक तरफ से खुला और एक तरफ से बंद है, इसके लिए भी समझा दिया, और एक तरफ से बंद है और एक तरफ से खुला है, चारों चीज़ें यहाँ पे सारी समझा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। घात समुच्चय। घात समुच्चय का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर भी पावर समुच्चय बनाना, मतलब जितने भी समुच्चय उसमें दे रखे, जितने भी अवयव दे रखे, उनका खुद का भी क्या बनाओ, एक समुच्चय में बना लो। जैसे 1 और 2 दे रखा है तो 1 का एक समुच्चय हो जाए, 2 का समुच्चय बन जाए, 1 2 का एक समुच्चय बन जाए। ठीक है ना, तो क्या कहलाएंगे, घात समुच्चय। देखिए भाई, परिभाषा से बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें डेफिनेशन क्या दे रखी है, ये चीज़, समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, पी ए के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करेंगे। किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, पी ए के द्वारा। ठीक है ना, पी ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है, मतलब इसके अंदर जितने भी अवयव उपस्थित है उसका खुद का क्या बना सकते हैं, एक समुच्चय। इसके अंदर एक फाई भी आएगा, क्योंकि फाई क्या कहलाता है, एक रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक मेरे पास ए दे रखा है क्या, 1,2, अब इसके मुझे क्या बनाना है, घात समुच्चय बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके अंदर एक आ रहा है, तो पहली बात तो मैंने एक तो फाई बना लिया, फिर दूसरा क्या बना, 1 का एक समुच्चय बना लिया, फिर ऐसे 2 का भी एक समुच्चय बना लिया, और ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, 1,2 का भी क्या बना लिया, एक समुच्चय बना लिया। तो ये जितने भी समुच्चय बने, भाई मेरे पास तो 1,2 था, इसका मैंने क्या बनाया, घात समुच्चय। कितने अवयव है यहाँ पर, 2, तो 2 अवयव है, तो एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, फाई आएगा सभी में। फाई एक रिक्त समुच्चय है, उसको सभी में आपको काउंट करके चलना है। ठीक है ना, तो ये इसके क्या हो गए, सारे रिक्त समुच्चय हो गए। देखिए ये जो रिक्त समुच्चय मैंने लिखा है और ये दोनों एक जैसे ही हैं। रिक्त समुच्चय कितने बनेंगे उसकी निकालना है, तो जितने भी अवयव होते हैं हमारे पास, जितने भी क्या होते हैं अवयव, उसका क्या कर दो, एक तरह से वर्ग कर दो। ठीक है ना, ये लिखा उसने कि अगर मुझे किसी का भी क्या करना चाहिए, सॉरी अवयवों का वर्ग नहीं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यदि एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कितने अवयव है, एम अगर अवयव है, कितना अवयव है, एम है, तो हम क्या लिखेंगे उसको 2 की पावर एम। क्या लिखेंगे, 2 की पावर एम, मतलब जितने भी अवयव है उसका हम क्या करें, 2 की पावर में उसको लगा देंगे, भाई वर्ग हो जाए, क्यूब हो जाए, जो भी हो जाए। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा मेरे पास, एक तरीके से उसका घात समुच्चय कहलाएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ इधर। जैसे मान लीजिए मेरे पास ए आ गया, ए के अंदर मैंने 3 अवयव ले लिए, 1 2 और 3, तो फॉर्मूले से कितना हो जाएगा मेरे पास, पी ए वो होना चाहिए 2 की घात 3। 2 की घात 3 मतलब कितने होने चाहिए, 8 बनने चाहिए। टोटल समुच्चय कितने बनेंगे, 8 घात समुच्चय। तो देखिए बनाते हैं हम इसके, तो पहली बात तो एक तो मेरे पास 5 आएगा, ठीक है ना, फिर एक 1 आएगा, फिर एक 2 आएगा, फिर एक 3 का भी एक समुच्चय बन जाएगा। ऐसे ही 1,2 का बन जाएगा, किसका बन जाएगा, 1,2 का बन जाएगा, 2,3 का भी बन जाएगा, है ना, और फिर किसका बन जाएगा, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, और 3 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 3,1 हो गया, और एक क्या हो जाएगा 1,2,3। तो देख लीजिए टोटल कितने हो गए हमारे पास, काउंट कर लेते हैं भाई, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल कितना हो गया 8। और हमारे पास फॉर्मूले से भी कितना आ गया भाई, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो इस तरीके से हमें हर समुच्चय का पावर समुच्चय या घात समुच्चय भी हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी बातें क्लियर हो रही है आपको। चलिए भाई वापस आ जाते हैं हमारी पीडीएफ के ऊपर, टाइम है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये मैंने पावर समुच्चय की पूरी बात कर ली। अब आता है यूनिवर्सल समुच्चय, ये भी बड़े काम की चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल समुच्चय की अगर मैं बात करूँ तो सार्वत्रिक समुच्चय या फिर उसको यूनिवर्सल समुच्चय कहते हैं। मतलब जितने भी बना रखे हैं ए बी सी डी इन सबको मिलाकर एक यू के द्वारा प्रदर्शित कर दूँ। मतलब यू के अंदर ए भी आ रहा, बी भी आ रहा, सी भी आ रहा, डी भी आ रहा, जमाने भर के जितने भी समुच्चय है वो सभी एक के अंदर आ जाए, वो कहलाता है मेरे पास क्या, सार्वत्रिक समुच्चय, या फिर उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने उसकी परिभाषा लिखी है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, कहाँ से पढ़े हम इसको, यहाँ से देख ले। जैसे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय इत्यादि, ये आधारभूत समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। मतलब उसके अंदर सभी आ जाए। इसे सार्वत्रिक समुच्चय को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यू के द्वारा, और इसके लिए उप समुच्चय को अक्षर ए बी सी आदि से लिखते हैं। मतलब इसके अंदर सब टाइप के आ जाए, जैसे Z पढ़ा, R पढ़ा, Q पढ़ा, N पढ़ा, इन सभी को मिला दो तो इन सबका जो समुच्चय बनेगा वो कहलाएगा एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर है अपने पास। अब एक्सरसाइज का डिस्कशन कर ले क्या,
1.1 कितनी बड़ी है भाई देख लेते हैं, वीडियो अपना लॉन्ग ना हो ताकि, ठीक है ना। अभी टाइम क्या हो रहा है सर? नहीं इसमें देखिए भाई, यहाँ एक्सरसाइज का डिस्कशन भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज हमारे पास आ गए 1.3, अब जितने भी टाइप के समुच्चय मैंने आपको पढ़ाया है उन सबका एक एक 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें बताना है क्या रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये हमारे पास दे रखा उप समुच्चय होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बताना। पहला सवाल दे रखा 2 3 4 और इसमें आ रहा है 1 2 3 4। तो जो पहला समुच्चय 2 3 4 ये सारे अवयव इसके अंदर उपस्थित है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, एक तरीके से उप समुच्चय कहलाएगा। मतलब पहला वाला तो उप समुच्चय है, ठीक है जी। ए बी सी, यहाँ पर बी सी डी आ रहा है, तो यहाँ पर ए उपस्थित नहीं है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, एक तरीके से उप समुच्चय नहीं कहलाएगा। आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो कक्षा 11वीं का जो विद्यार्थी है वो उसी स्कूल में उपस्थित है, तो वो उसका भी क्या है भाई माना जाएगा ना। तो ये भी इसका क्या कहलाएगा, एक तरीके से समुच्चय कहलाएगा कि ये जो समुच्चय ये है ये इसका भी एक पार्ट है, इसका भी एक सदस्य है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, उसका एक उप समुच्चय कहलाएगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं इसी के पार्ट नंबर 5 के बारे में। पार्ट नंबर 5 में क्या आ रही है बातें, किसी समतल में स्थित एक वृत्त और एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई है। अब किसी समतल में जो वृत्त उपस्थित है उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, उसने ये नहीं बोला कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। और किसी एक समान समतल है, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या, 1 इकाई है। अब यहाँ त्रिज्या फिक्स कर दी भाई, ऐसा भी हो सकता है जैसे ये बोर्ड है, ये मेरे लिए एक तल हो गया ऐसे, है ना। इस तल में ये, अब इसकी त्रिज्या कितनी आ गई भाई, मान लीजिए मैंने 2 मीटर ले ली और उसने तो दूसरा वाला पॉइंट है वो फिक्स कर रखा है कि ये जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। तो ये 2 मीटर वाला तो इसके अंदर आएगा ही नहीं ना भाई, नहीं आएगा ना वृत्त, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उप समुच्चय नहीं है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज एक स्थित एक आयत है। अब किसी समतल में एक त्रिभुज हो गया और एक आयत हो गया, तो दोनों एक अलग अलग बात हो गई, क्योंकि जो त्रिभुज होता है वो आयत का एक पार्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी ये क्या चीज़ आएगी आपके पास, एक उप समुच्चय नहीं होगा ये, ठीक है। इसी टाइप से क्या दे रखा, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। हाँ भाई, एक जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज हो सकता है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो होती है एक प्राकृत संख्या भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये भी क्या कहलाएगा, इसका एक समुच्चय कहला जाएगा। नीचे आ जाइए, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। अब देखिए भाई, पहला ए और बी जो है वो BCA का क्या है, उप समुच्चय नहीं है, ये चीज़ गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए और बी, ये ए और बी इसके अंदर उपस्थित है, तो जो AB होता है A, B वो क्या होगा, एक तरीके से इसका समुच्चय उप समुच्चय होगा भाई। क्या होगा, ये B, C और A का क्या होगा, एक उप समुच्चय होगा। पर कथन हमारे पास क्या लिखा है, असत्य लिखा। दूसरी बात करते हैं हम, तो पॉइंट नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, AE अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। हाँ भाई, ये जो दोनों है ए और ये दोनों क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो ये सत्य कथन है। 1 2 3 1 3 5 ये असत्य कथन है, क्योंकि 1 2 3 इसके अंदर उपस्थित नहीं है भाई। 1 और 3 उपस्थित है लेकिन 2 नहीं है, तो ये क्या होगा, उसका उप समुच्चय नहीं होगा। ए इसका उप समुच्चय है, ये सत्य है। ए इसका भी, ए बिलोंग्स टू ए, हाँ ये भी सत्य है, क्योंकि जो ये ए है ये इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, ये इसके अंदर उपस्थित है। वैसे यहाँ पर नॉट इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ बिलोंग्स टू की अगर मैं बात करूँ तो जो स्मॉल ए है ये सही लिखा है, वैसे ये इसको बिलोंग तो कर रहा है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसमें भी उपस्थित है, ये इसी का एक सदस्य है। एक संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या, 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 हो जाए, और एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। अब 36 को विभाजित करती है तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर उसने क्या बोला, सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्या क्या आ जाएगी, 2 भी आ जाएगी, 4 भी आ जाएगी और 2 और 4 आएगी। और यहाँ पर क्या है, जो 36 को विभाजित कर सकी, तो 2 से भी विभाजित होता है और 4 से भी क्या होता है, विभाजित होता है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, एक सबसेट इसमें उपस्थित आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है, तो देखिए क्या लिखा उसने। मान लीजिए ए हमें ये रखा 1 2 3 5 और 5 में से कौन सा कथन सही नहीं है।
अब 3,4 ए का अवयव है कि नहीं? हाँ भाई ये सही है, क्योंकि 3,4 है, ये 3,4 है वो ए के अंदर उपस्थित है, तो ये जो होगा इसका एक उपसमुच्चय कहलाएगा। ऐसे 3,4 बिलोंग्स टू है, ये भी सही है, ये भी इसको बिलोंग करता है। 3,4 और उसका भी एक अवयव, ये भी सही है, ये भी इसके अंदर उपस्थित है, ठीक है ना। एक भी इसके अंदर उपस्थित है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखा, एक सबसेट है किसका, जो 1 ए को बिलोंग करता है। हाँ भाई ये इसको बिलोंग करता है, ये इसका समुच्चय है क्योंकि 1 ए के अंदर उपस्थित है। 1, 2, 5 ये भी इसके अंदर उपस्थित है, ठीक है ना। और 1, 2, 5 ये बिलोंग्स टू है, ये भी हो जाएगा। और 1, 2, 3 भाई 1, 2, 3 नहीं आएगा, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये है पर यहाँ पर इसका एक क्या बन रहा है, खुद का एक समुच्चय बन रहा है। क्या बन रहा है, खुद का एक समुच्चय बन रहा है। एक इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, हम आगे देखते हैं। 5 ए को बिलोंग करेगा, 5 इसका समुच्चय हो जाएगा, 5 हाँ ये भी हो जाएगा अपने पास, क्योंकि इसका अगर पावर सेट। वैसे इसको हम गलत मानेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 ऑलरेडी हमारे पास किसी समुच्चय में उपस्थित नहीं है। एक चीज़ और मैं समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर 3,4 है, तो अकेला ये जो 3,4 है समुच्चय के अंदर ही आ रहा है, तो मोस्ट करेक्ट आपका ये यहाँ पर एक समुच्चय अगर लगाओगे तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित उप समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। अब इनके उप समुच्चय लिखने हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिख सकते हैं भाई, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना आपने। पी ए के कितने अवयव है, यदि ए बराबर 5 है। अब ए बराबर 5 है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 0। 5 मतलब कोई भी अवयव ना, तो अकेला 5 ही आएगा। 2 की पावर 1 मतलब 2 ही हो जाएगा। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अब इसको अंतराल के रूप में लिखना। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट क्या है, ये लेस देन का और ये क्या है, इसका। तो इसको अंतराल में कैसे लिखेंगे, 4 के ऊपर लगेगा ओपन और 6 के ऊपर लगेगा बंद, क्योंकि यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है, यहाँ पर बराबर और छोटा दोनों है, तो ये हो जाएगा। दूसरे वाले में 12 और 10 के बीच में, तो ये हो गया माइनस का 12 और ये हो गया माइनस का 10, और दोनों में इंटरवल क्या लगेगा, अंतराल ओपन। इसमें 0 और 7, तो 0 और 7 में क्या हो जाएगा कि 0 के ऊपर तो लग जाएगा क्या, ये वाला, और 7 के ऊपर लग जाएगा खुला अंतराल। और ऐसे 3 और 4, तो इन दोनों में क्या आ जाएंगे, बंद अंतराल, क्योंकि दोनों में छोटा बड़ा और बराबर का साइन भी लगा हुआ है, ठीक है। चलिए भाई 7th वाले में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या और बच्चे अपने पास, चलिए और बच्चे थोड़े बहुत। तो निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय रूप में समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। अब ये -3,0 आ गया, समुच्चय निर्माण में क्या लिखता हूँ, ये -3 और ये हो गया 0, ठीक है ना। किस में आ जाएगा, 0 से लेके -3 के फॉर्म में, ये 0 से छोटा और -3 से बड़ा, क्योंकि कैसा लग रखा मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखना पूरा कंप्लीटली। मैं लिख के दे देता हूँ आपको, x बराबर x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, कॉमा -3 x लेस देन 0, पहले वाले का आंसर। दूसरे में क्या लिखा, 6 और 12, तो इसको भी ऐसे लिखोगे आप, क्या लिख लोगे यहाँ पर, x सच दैट x, ठीक है ना, बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर क्या लिखोगे, जो 6 भाई 6 और 12 के ऊपर दोनों के ऊपर बंद अंतराल लगा है, तो x का मान कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा बराबर 12 और इससे बड़ा या छोटा है ये, ठीक है ना, x से बड़ा है और या बराबर भी हो सकता है। तो ये दूसरे वाले का आंसर आ गया अपने पास। तीसरे वाले के लिए लिखना चाहोगे तो वही बात, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x r को बिलोंग कर रहा है, और 6 के ऊपर क्या लगा दोगे, ब्रैकेट, यहाँ पर ये जो 6 हो गया, यहाँ पर एक है x लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो ये आपके पास बन जाएगा, ये मंजिला कोष्टक लगेगा यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ आगे। और लास्ट 4th वाले पे क्या हो गया, इसके ऊपर बराबर लगा देना, इसके ऊपर मत लगाना, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास क्लियर हो जाएगी। निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय बना लो भाई, समकोण त्रिभुज बना लो, और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है ना। ये तो खुद से एक बार करके देखना, बन जाएगा। त्रिभुज वाले बनाना अपने को। तो नीचे आ जाइए, 9th नंबर वाला सवाल। अब 9th वाले सवाल की अगर बात करूँ तो देखिए क्या लिखा, ए के अंदर 135, बी के अंदर 246, सी के अंदर ये दे रखा है। 3 समुच्चयों में ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। अब तीनों को कंबाइन ही कर दो ना, तो 1 से लेके 8 तक के सारे नंबर ले लो। तो पहला वाला तो 0 1 2 3 4 5 6 तक आ रहा, मतलब ये ए और बी का हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसके लिए भाई, ए और बी के लिए। उसने तीनों का पूछा, तो तीनों के लिए केवल हमारे पास एक यही आ रहा है। पर यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो जो मोस्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3rd, ठीक है ना। अब 3rd में भी देखिए
यहाँ पर एक चीज़ और हम समझते हैं कि यहाँ पर 1 3 5 2 4 6 और 0 2 4 6 8, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी के लिए आ रहा है, तो ये सभी को मिला करके बन जाएगा एक सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। तो इसका ये भी एक उपसमुच्चय है, या इसके लिए भी एक उपसमुच्चय और इसके लिए भी क्या बन जाएगा, एक उपसमुच्चय बन जाएगा। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही भाई। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम पढ़ेंगे वेन आरेख के बारे में। ठीक है ना। आई होप अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी मीडियम के बहुत अच्छे वीडियोज़ यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।